ठीक है, पहला सवाल कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। कि अम्ल का जलीय विलयन जो है ना विद्युत का चालन करता है, लेकिन अम्ल अगर ठोस रूप में रहेगा ना तो ये विद्युत का चालन नहीं है, यानी विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, उससे करंट नहीं जाएगा। लेकिन अम्ल को जब जल में रख देंगे और उसे करंट प्रवाहित करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ठोस रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो वही बात है, यहाँ समझ लीजिए कि कह रहा है शुष्क अम्ल विद्युत का चालन नहीं करती है। शुष्क अम्ल विद्युत का चालन करती है नहीं, लेकिन क्योंकि शुष्क अवस्था में HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयन मुक्त नहीं करता है। ठीक है, शुष्क अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक आयन मुक्त होगा नहीं होगा, क्योंकि ज्यों ही अम्ल से जल की कुछ अम्ल में जल की मात्रा मिला दी जाती है। ठीक है, ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन मुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। कब? जब ये इसमें जल की मात्रा मिला देंगे अम्ल में, तब ये ध्यान रखें। और जल विद्युत का चालन करने लगता है। कब? जब बोल दिए कि कब विद्युत का चालन करेगा, जब इसमें अम्ल में जल की मात्रा मिला दिया जाएगा तब। ठीक, तब विद्युत का चालन होगा, नहीं तो ठोस अवस्था में रहेगा तो नहीं। कि अम्ल की गोली से विद्युत का धारा का प्रवाह होगा नहीं, लेकिन उसमें अगर हम पानी मिला देंगे तब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब अगला सवाल देखिए कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझावे। ठीक है, तो लवण 2 आयनों से मिलकर बनते हैं। लवण माने क्या? नमक। ठीक है, उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। ठीक है, लवण 2 आयनों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, आयन 2 आयनों से मिलकर बनते हैं। उनमें से पहला जो है कहे कि एक धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। ऋणायन है, धनायन भस्म से प्राप्त होता है। ठीक है, धनायन क्या चीज़ से प्राप्त होता है? भस्म से, जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक तथा और भस्म से प्राप्त मूलक को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, अम्ल से प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी नमक में Na, ठीक है, बनने में Na जो है ये Na+ और Cl- आपस में संयोग कर NaCl बनाता है, जिसमें Na+ भस्मीय मूलक, क्योंकि ये क्या चीज़ से प्राप्त हुआ है? तो वो भस्म से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और Cl- क्लोरीन जो है अम्लीय मूलक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल लिटमस विलयन। ठीक है, लिटमस विलयन के बारे में। ठीक है, लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस विलयन जो है ना, ठीक है, लिटमस विलयन ये यहाँ पर लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। देखिए लिटमस जो पत्र है ना, ठीक है, इस पे अम्ल और क्षारक कोई चीज़ ना लगा हुआ रहेगा तब ये बैगनी रंग का रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। ठीक है, ये किस रूप में पाया जाता है? तो बैगनी रूप में पाया जाता है। देखिए कि प्राकृतिक रूप से लिटमस पत्र जो है बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, प्रायः इसे ही क्या कहते हैं? लिटमस की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे ही लिटमस की तरह प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, ठीक है, सब के सब प्राकृतिक सूचक है कि चाहे हल्दी हो गया, हाइड्रेजिया या पेटूनिया या जेरानियम, ये सब के सब प्राकृतिक सूचक है। ठीक, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है ये सब। इसे अम्ल क्षार सूचक या सीधे सूचक कहा जाता है। अगर आपसे सूचक की परिभाषा भी पूछे तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक, अगला देखिए सवाल यह है कि अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं?
अब देखिए सवाल कि आम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि देखिए आंसर अब कि आम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। ठीक है, आपसे ये भी पूछेगा अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर लेगा। जैसे समझिए ना कि इधरों से दूगो हाथी है, ठीक है, दूगो हाथी रस्सी से बना हुआ है, इधर भी खींच रहा है उधर भी खींच रहा है, एकदम बीच में बराबर हो गया। ठीक है, तो यही झगड़ा जब कर रहा है बराबर हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल अपन प्रभाव खो दिया है और क्षारक भी अपन प्रभाव खो दिया है। ठीक है, दोनों एकदम पस्त हो गया, बना दिया क्या? लवण और जल। ठीक है, अब किसी का प्रभाव नहीं है, न जो आगे जो विलयन बनेगा वो ना तो अम्ल का गुण होगा ना ही उसमें क्षार का गुण होगा। ये दोनों, ना अम्ल जीतेगा ना क्षार जीतेगा। जीतेगा कथी? तो दूसरा चीज जीत जाएगा, लवण और जल बनता है। ठीक है, दोनों के प्रभाव खत्म हो जाता है, अम्ल का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और क्षारक का भी, ना खट्टा लगेगा ना ही कड़वा लगेगा, तो इसे ही उदासीन कर देता है। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर NaOH, ठीक, क्षार है, क्षारक है, और HCl हमारा अम्ल है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से NaCl लवण और H2O जल बना है, और दोनों के प्रभाव जो है नष्ट हो गया है, NaOH का भी और HCl का भी। ठीक है, ये था आपका अगला सवाल, जो कि ये सब सवाल VVI है। ठीक है, 2023 के लिए ये सब VVI सवाल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग लिख करके। और ठीक है, ये सवाल पूछने का बिल्कुल पूरा चांस है, इसलिए ये सब सवाल देखिए कि आयोडीन नमक, ठीक, आयोडीन नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, तो आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। क्यों जोर दिया जाता है? आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। ठीक है, आवश्यक तत्व है कि इसकी कमी से थायराइड से संबंधित, क्योंकि थायराइड की थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगा ना, इसी को हम लोग गलगंड या घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, साधारण नमक में, नमक जो हम लोग खाते हैं ना, उसमें थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड युक्त नमक बन जाता है। आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। ठीक है, तो जिससे पोटेशियम युक्त पोटेशियम नहीं, आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। ठीक, और इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, इसके सेवन से आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो शरीर में तो आयोडीन की कमी होगा नहीं, और इसलिए हम लोगों को घेंघा रोग नहीं होगा। और अब के ज़माने में घेंघा रोग उतना नहीं होता, क्योंकि सब लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। पहले के ज़माने में सब लोग जो आयोडीन युक्त नहीं खाते थे, इसके बाद भी कि सब लोग कुआँ की पानी पीते थे। ठीक है, इस कारण से घेंघा रोग हो जाता था। ठीक है, क्योंकि कुआँ के पानी जो होता है ना, मीठा पानी होता है। ठीक है, और समुद्र के पानी क्या होगा? नमकीन होगा। अगला सवाल देखिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो क्यों नहीं रखना चाहिए, देखिए अब कारण क्या है। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। ठीक है, दही में क्या होता है? अम्लीय गुण होता है। ठीक है, दही में अम्लीय गुण होता है, जो क्योंकि दही खट्टा होता है, तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं। क्या चीज़ के लवण बनेगा? धातु के। ठीक है, और दही का स्वाद बदल जाता है। ठीक है, दही का स्वाद बदल जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, और खाने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दही और कॉपर मिला करके क्या बनाता है? तो कॉपर लवण बनाता है, कॉपर के लवण और हाइड्रोजन गैस। इसलिए तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी समझ जाइए कि तांबे के बर्तन में आप लोग दही नहीं पोड़िएगा। ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस युक्त शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा।
शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जो एगो अम्ल होता है, यहाँ पे वो गैस है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, ठीक है। क्यों नहीं बदलती है, ठीक है, क्योंकि जल के अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत कि अगर अम्ल ठोस रहेगा तो उससे विद्युत प्रवाहित तो नहीं होगा, लेकिन उसमें जल मिला देंगे, पानी मिला देंगे, तब विद्युत प्रवाहित होगा, क्योंकि H+ आयन है ना, ये प्रवाहित होने लगता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। HCl से उत्पन्न होगा नहीं, सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ उत्पन्न होता है। इसलिए कारण यही है, ठीक है, कि लिटमस पत्र के रंग नहीं बदलती है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, ठीक है, HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है, ठीक है। इस कारण से नहीं हो पाता है, सिर्फ जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, ठीक। ये कारण था, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल है हमारा ये अगला सवाल कि अम्ल को तनुकृत करते समय, ठीक है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए कि अगर बहुत ताकतवर अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, तो जैसे ये समझिए इतना अम्ल है, ठीक है, इतना पानी है, ठीक है, तो हम लोग पानी में, ठीक है, ये पानी है ना, पानी में अम्लों को मिलाएंगे, ठीक है, अम्लों को मिलाएंगे, नहीं कि पानी में अम्ल को मिलाएंगे तनिका तनिका रखेंगे, नहीं कि इसमें बहुत बड़ा रखा हुआ है अम्ल, ठीक है, और इसमें हम पानी रखेंगे, ठीक है, और वो भी ताकतवर अम्ल है, इससे छिटका उटका पड़ेगा, हम लोगों के शरीर को दाग देगा। इसलिए ना अम्ल में पानी को नहीं मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यही बात यहाँ कहता है, ठीक है, क्या कि अम्ल को तनुकृत करते समय, ठीक है, करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ठीक है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र माने क्या, बहुत थोड़ा अम्ल की मात्रा जिसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं, ठीक है, विस्फोट करेगा, और इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को, ठीक है, जो जल के हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। चलिए बात समझा दिए हैं, ठीक है, आपको कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3+, ठीक है, H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, ठीक है, इसकी सांद्रता कैसे प्रभावित होती है वही देख लेते हैं। तो ये आपका सवाल है कि अम्ल के विलयन को, ठीक है, सवाल ये एक बार फिर से देख लीजिए, तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो अब देखिए कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है, ये कमी आती है, क्यों आती है, तो कुछ तनुकृत करने का मतलब क्या कि इसमें इसकी सांद्रता या तो बढ़ा रहे हैं, नहीं तो घटा रहे हैं, ठीक है, अम्ल में, ये पानी में अम्ल की मात्रा, ठीक। चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं, और वो है आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, ठीक है। सवाल ये है कि 17 नंबर सवाल देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, या आश्रित जल ये भी पूछेगा कि विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। तो ये सवाल आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप ये देखिए कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि जो वर्षा का जल होता है विद्युत का चालक, जबकि वर्षा जल होता है, ठीक है, कभी कभी विद्युत का चालक वर्षा का जल होता है। देखिए इस सवाल यह है कि आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है, तथा वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का
चालक नहीं होता है, क्योंकि विद्युत देखिए फिर से कि आश्रित जल शुद्ध होता है जिसमें आयन नहीं बनता है, तथा विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। हम जानते हैं कि विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, तो आयनों द्वारा होता है। इसलिए और जो जल होता है आश्रित जल वो शुद्ध होता है, ठीक है। आश्रित जल क्या होता है, शुद्ध होता है और इसमें आयन नहीं बनता है। लेकिन वर्षा का जल होता है दूसरा का, देखिए कि वर्षा का जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जल में मिलकर इस वर्षा के जल को क्या बनाते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और जब जल में अम्ल घुल जाता है ना, तब ये आयन निकलने लगता है, आयन निकलता है और आयन के कारण तो हम जानते हैं कि विद्युत का चालन होता है। इसलिए अब देखिए कि ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन होने लगता है, ठीक है। ये आयन क्या, H+ आयन, और क्योंकि विद्युत चालन के लिए तो H+ आयन का ही होना जरूरी है, इसलिए विद्युत का चालन होने लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें H+ आयन बनने लगता है, इस कारण से। अब देखिए अगला सवाल आपका, ये 18 नंबर सवाल है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखिए सवाल ये है, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले सवाल समझ में आ गया। सवाल ये है, कह रहा है हमको कि जल की अनुपस्थिति में, जब जल न रहेगा ना, तो अम्ल का व्यवहार है ना अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसमें विद्युत का चालन करना चाहिए, लेकिन यह विद्युत का चालन तो करता नहीं है। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यहाँ पर अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं होते। अम्लों से H+ आयन बनेगा नहीं, ठीक है। अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं होते हैं, अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि केवल जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अलग हो पाते हैं। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में इसी हो पाते हैं, तथा अम्लीय लक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है, आयनों का बनना जरूरी है। इसलिए आयन बनेगा तभी विद्युत का चालन होगा, और विद्युत का चालन होगा तभी तो हम कहेंगे कि H+ आयन बन रहा है। और अम्ल का गुण तो यही है कि जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक। अगला सवाल देखिए आपका, यह है सवाल कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का घरों में, ठीक है, घरों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच या साबुन या कागज उद्योग में होता है। देख लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है, कांच या कागज उद्योग में होता है। सोडियम या बेकिंग सोडा, अगला है बेकिंग सोडा का उपयोग। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल या अग्निशामक में किसका किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको कहते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। या बेकिंग सोडा या टार्ट्रिक अम्ल से मिश्रण का प्रयोग बेकिंग पाउडर के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, इस सबको आप लोग लिख करके और याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है। क्योंकि ये जो है ना, जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। जल के साथ जमने का गुण नष्ट हो जाता है। बनता है कैसे, तो इसका सूत्र देख लीजिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O, और प्लस क्या है 1.2 H2O मिल करके क्या बनाता है, तो CaSO4 इंटू 2 H2O। यही हमारा जिप्सम का सूत्र है। कभी कभी जिप्सम से का भी सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, या फिर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O आप मारेंगे। देखिए अगला सवाल कि विरंजक चूर्ण क्या है।
विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम तथा सूत्र एवं उपयोग लिखें। इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो क्या है, देखिए अब आंसर इसका कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर CaOH का होल्टाइस, CaOH का होल्टाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा सूत्र जो है CaOCl2, CaOCl2। ठीक, इसका कहेंगे विरंजक चूर्ण का पूछेगा सूत्र क्या है तो CaOCl2, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए या विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। इसके बाद कागज एवं कपड़ा के विरंजन में, यानी कागज और कपड़ा को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। अगला सवाल देखिए 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है वो देखिए। जिप्सम को 373 केल्विन का है या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को POP, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और इसमें हाफ H2O फिर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O बनता है। और इसका उपयोग देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर करने के लिए करते हैं। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर करने के लिए करते हैं। दूसर का खिलौना बनाने में, जो चिकनी मिट्टी का खिलौना बनता है ना, वह इसी का बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए धोबिया सोडा या बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है देख लीजिए, निम्नलिखित अंतर। जैसे धोबिया सोडा, तो धोबिया सोडा इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3, इसका सूत्र NaCO3। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3। ठीक, इसका सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं धोबिया सोडा को, और बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होता है धोने वाला सोडा है, इसमें 10 गो पानी का अणु रहता है, जिसको Na2CO3 इंटू 10H2O कहते हैं, और इसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, खाने वाला बड़का है और धोने वाला छोटका है। अब जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में धोबिया सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका? तो धोबिया सोडा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके बाद देखिए कि इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? तो घरों में, ठीक है, पाव रोटी बनाने में किया जाता है। पाव रोटी बनाने में किसका? बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला खाबर सोडा है ना, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला देखिए, धोबिया सोडा का उपयोग कांच के, कागज़ का, या फिर कहे कि कांच, कागज़ या साबुन, ये सब उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, कांच यानी कि धोने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग सोडा जल, ठीक है, सोडा जल को के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, सोडा जल में। अब देखिए सोडा अम्ल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, सोडा अम्ल के निर्माण में। चलिए एक ग्वाला, ठीक है, ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? एक जो ग्वाला है यानी ग्वार है, वो ग्वार थोड़ा बेकिंग सोडा यानी खाबर सोडा क्यों मिलाता है? तो आप लोग देखते होंगे मिलाते हुए, दूध को फटने से बचने के लिए। फटेगा क्यों, कैसे फटता है? तो ये देखिए कि ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदल कर, ठीक है, ताज़े दूध के pH मान को 6 से बदल कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? पहला ये सवाल है। ठीक है, तो ये रहेगा ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर, ठीक है, pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब होगा नहीं होगा। और इस दूध से दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? अगला सवाल है। तो इस दूध से दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है। पहले क्या करता है? क्षारक को उदासीन करता है और फिर अम्लीय होता है
और जिसके कारण जिसके कारण दही बनता है। दही जैसे सुधा वाला दही है ना, वो सब जमने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन ये सब वाला जो दही है घर में जो बनता है, ठीक है, ये सब जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें कुछ जैसे पीएच वीएच मान ये सब खाबर सोडा ये सब नहीं मिलाया जाता है, ठीक। इस कारण से देखिए, जब बड़े कार्बनिक यौगिक एंजाइम या ईस्ट के सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में परिणत हो जाते हैं तो ऐसी घटना किण्वनीकरण कहलाती है। ये अगला जो सवाल था हमारा, आयोडीन के उपयोग नहीं, किण्वनीकरण क्या है, ठीक है, किण्वन क्या है, ये था सवाल। ये सवाल हमारा नहीं है, ठीक है। सवाल क्या था कि किण्वन क्या है, इसका वर्णन करें, किण्वन, ठीक है, किण्वन क्या है, इसका वर्णन करें। अब देखिए कि इसमें क्या है, कैसे बनता है, किण्वनीकरण किसको कहते हैं, तो वो देख लीजिए यहाँ पर कि जब बड़े कार्बनिक यौगिक एंजाइम या ईस्ट के सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में परिणत हो जाते हैं तो ऐसी घटना किण्वनीकरण कहलाती है। जैसे कि बड़े कार्बनिक यौगिक एंजाइम या ईस्ट के सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में परिणत हो जाते हैं, ऐसी घटना क्या कहलाती है, किण्वनीकरण। और यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, और ये एंजाइम कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की सहायता से ये टूट जाएगा। और क्या चीज़ में, तो C2H5OH और 2CO2 यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वनीकरण क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस बाहर निकलती है। किण्वनीकरण क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो CO2 गैस। देखिए अगला सवाल आपका है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। H+ आयन की सांद्रता किस पर, विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे देखिए कि विलयन अगर सांद्र है, ठीक है, तो यदि अम्ल या क्षारक का जो विलयन है अगर सांद्र है तो उसमें अम्ल का जो विलयन अगर सांद्र है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। अगर दूसरा जैसे कहे कि क्षारक है तो क्षारक रहेगा तो उसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक रहेगी, ठीक है। और आगे देख लीजिए कि क्या कहता है। सो जल में मिलाए जाने पर, ठीक है, जल में मिलाए जाए तो H+ आयन की सांद्रता में ठीक है, अगर अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाए ना तो H+ आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है तथा विलयन तनुकृत हो जाता है। तनु माने एगो होता है तनु, एगो सांद्र, ठीक है। जब कहे कि पानी में, ठीक है, पानी में अम्ल की मात्रा कम है, ठीक है, अम्ल की मात्रा कम है तो उसको कहेंगे तनु विलयन है। लेकिन अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो उसको कहेंगे हम लोग सांद्र विलयन। जब अम्ल की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। चलिए आज के लिए ये जो आपका सवाल था 2 नंबरिया सवाल समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चलिए जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।